नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी की बात इसलिए कि पिछले 1-2 महीनों अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सूचकांक हैं, इंडिकेटर्स हैं जो इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि इकोनॉमी अब पटरी पे लौटती हुई दिख रही है। आप बिल्कुल ताज़ा आंकड़े अगर ऑटोमोबाइल्स के देखें, जहां पे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के आंकड़े आए हैं, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि बहुत तेज़ी से पटरी पे चीज़ें लौट रही हैं। और यहाँ तक कि प्री कोविड लेवल को आप छोड़िए, वाई यानी साल दर साल भी आप कंपेयर करें तो पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले इस साल के अक्टूबर में ज़बरदस्त बिक्री हुई है। वैसे ही अगर आप पेट्रोलियम के डेटा को देखें, पेट्रोल डीजल के डेटा को देखें, तो उसने भी अपनी उस पूरी रिकवरी को दिखाया है और ग्रोथ पाथ की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही अगर आप एसएमई की फंडिंग की तरफ देखें तो जो मेरे पास डेटा उसके हिसाब से उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिली हुई है। इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी चेंज आया है, वहाँ पे उत्पादन बढ़ा है और उसका कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। गैस का कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेचुरल गैस की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे तमाम इंडिकेटर्स इस ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि उन चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा। 3-4 चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, उनसे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और या जो इस समय की रिकवरी हमको दिख रही है क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है। जैसे एक डिमांड को लेकर के आशंका बनी हुई है कि क्या डिमांड पटरी पे लौट आई है या नहीं लौटी है। तो अगर आप शुरुआती से हमने कहा ऑटोमोबाइल के आंकड़े आप देखिए या ऑनलाइन सेल्स के आंकड़े देखिए तो आपको लगेगा कि डिमांड पटरी पे है, लेकिन शायद अगर आप डीप देखेंगे तो उतनी अच्छे आंकड़े नहीं दिखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरा बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी के सामने, क्योंकि पैंडेमिक के कारण बहुत सारी नौकरियां गई थी। सीएमआई का आंकड़ा बताता है करीब 2.25 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। और अब रिकवरी जो हो रही है, क्या उसमें वो लोग वापस अपनी नौकरी पा गए हैं या नहीं पाए हैं, उसकी वजह से डिमांड पे भी असर है, क्योंकि आमदनी घटी है, नौकरी गई है, तो डिमांड पे थोड़ी सी इम्पैक्ट आएगी, लोग कम खर्च करेंगे। इन्फ्लेशन एक और चैलेंज है और ये एक बड़ा स्पाइरल चैलेंज है। इन्फ्लेशन हाल में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो एवरेज रिजर्व बैंक का टारगेट है उससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि पिछली 2 पॉलिसीज से आरबीआई कोई रेट कट नहीं कर रहा है और उसकी वजह से जो बहुत उम्मीदें लोग लगा के बैठते हैं उसमें दिक्कत है। और शायद यही वजह हो सकती है कि फिस्कल स्टिमुलस देने में भी सरकार को थोड़ी सी कशमकश की मुश्किल आ रही है, क्योंकि बहुत लगातार डिमांड थी कि स्टिमुलस पैकेज और आना चाहिए, और मंत्री जी भी कह रही हैं कि आएगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि आएगा, लेकिन आया नहीं है, क्योंकि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बलून कर गया है। 83% पहले 6 महीने में ही पूरा हो गया है। तो ऐसी कुछ चैलेंजेस और ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, इन्हीं को आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये संकेत दिख रहे हैं ये कितने टिकाऊ हैं और जो आगे चैलेंजेस हैं उसको निपटने के लिए क्या उपाय सरकार कर रही है और क्या वो उपाय काफ़ी है या नहीं है। इसके लिए जो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सरकार का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्थिक विषयों की जो उनकी समिति है उसके हेड हैं और इन विषयों के अच्छे समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, से हमने साथ बातचीत होनी चाहिए। सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ हैं, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक तरीके से कहूँ तो बहुत बड़े तादाद में लोगों की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसका एक बैरोमीटर है। मार्केट से भी हम लोग इंडिकेशन लेते हैं, तो सुनील जी का एक्सपीरियंस भी हमारे बहुत मतलब में आएगा और रिकवरी को समझने में कोशिश होगी। और यतीश राजावत जी पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, लोगों के माइंड को गेज करना, लोगों की इस समय की जो ज़रूरत है उसको समझना, इन सब चीज़ों पे उनकी पैनी नज़र रहती है और ऑनलाइन सर्वेस भी वो काफ़ी करते रहते हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण जी, आपसे शुरू करता हूँ मैं। कई सारे आंकड़े हमने अपने शुरुआती चीज़ में बताए कि वो दिख रहे हैं कि शायद प्री कोविड लेवल हमने हासिल कर लिया या उसके करीब पहुँच गए हैं, या 1-2 में उसको हमने पार भी कर लिया है। क्या आप इन आंकड़ों को ये मानते हैं कि टिकाऊ है या पेंटअप डिमांड की वजह से नहीं है? देखिए, ये पेंटअप डिमांड का कुछ लोग नरेशन चला रहे हैं। उसमें वित्त मंत्री जी ने कॉशियस जरूर इंटरव्यू दिया था अपना, कॉशियसली, कि हमें और वेट करेगा नवंबर के लिए। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूँ कि पेंटअप डिमांड वाला लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि पिछले बार जो फेस्टिवल, तो वो में पेंटअप डिमांड का काम खत्म हो गया। जो भी एक्यूमुलेटेड डिमांड थी वो सितंबर तक को कोई कह सकता था, लेकिन उसके बाद अभी अक्टूबर में भी जिस तरह के डेटा आए हैं वह केवल पेंटअप डिमांड को लेके नहीं है, वह अपने आप में रिकवरी देखते हैं। क्योंकि
आप कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स अगर आप देखें 8 इंडस्ट्रीज का, उन सब में स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऐसे जो जितने भी सारे हैं, वह सारे जो फैक्टर्स हैं वह अपने आप में, कोल है, फिर ये जो क्रूड ऑयल है, तो यह सब अपने आप में यह फैक्टर्स दिखाते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रिवाइवल हो रहा है। ट्रैफिक है, मूवमेंट ऑफ फ्रेट है। तो केवल एफएमसीजी में होता तो हम कह सकते थे कि वह केवल पेंट अप डिमांड के कारण है। दूसरा एक जो रीजन आता है जिसके लिए हम काफी आशान्वित हैं कि आने वाले समय में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी की, अर्लियर इकोनॉमी की, फास्ट रिकवरी की, उसका ये कारण है कि फेस्टिवल की भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फेस्टिवल की डिमांड से ये मूवमेंट हो रहा है। तो मैं एक ही बात ये बता रहा हूँ कि जितने डेटा आपने भी किए, मैं भी बता सकता हूँ, जैसे जैसे चर्चा होगी कई डेटा बता सकता हूं, लेकिन हम वो अप टू ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के डेटा अगर हम देखें पीएमआई वगैरह के, तो वह भी हेल्दी ग्रोथ दिखाते हैं। और उसका लेकिन अक्टूबर लास्ट ईयर 2 फेस्टिवल थे अक्टूबर में, दशहरा और दिवाली दोनों अक्टूबर में थे। इस बार अभी दिवाली नवंबर में है। तो अगर फेस्टिवल डिमांड का भी पुश अगर माने तो वह उसका इस बार केवल एक ही फेस्टिवल का इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो या फेस्टिवल जी गोपाल जी, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो आ रहा जा रहा है, मैं उसको फिक्स कराता हूं। तब तक मैं सुनील जी के पास चलता हूं। सुनील जी, गोपाल जी कह रहे हैं कि जो पेंटअप डिमांड है वो नहीं मानना चाहिए, ये रियल डिमांड है। आपका लॉजिक इसमें क्या कहता है कि ये पेंटअप डिमांड है या रियल है? देखिए, वो तो किसने जन्म दिया इसको, उसके बारे में है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि बात ऐसी है कि थोड़ा पेंटअप भी है, थोड़ा जेन्युइन डिमांड भी है। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि जो 3-4 महीने से किसी ने कुछ खर्चा नहीं किया, तो जाके एक ही महीने में पूरा खर्चा करेगा, ये भी सही नहीं है। एक सेकेंड वेव ऑफ कोविड भी कुछ में 1 महीने पहले दिख रही थी, अब वो ढल गई है। मगर ये है कि कुछ स्टेट में अभी भी टाइटनेस है लॉकडाउन का। तो मेरे ख्याल में थोड़ा पेंटअप डिमांड का रिलीज भी दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी सोचिए कि रबी हार्वेस्ट जो अच्छी निकली थी, उसके पैसे के खर्चा इस समर में नहीं हुई। तो मैं पेंटअप डिमांड माने जो फार्मर के पास उस रबी हार्वेस्ट का जो फसल का पैसा हाथ में पड़ा था, उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया था। और अब खरीफ की सोइंग भी अच्छी चल रही है, तो अगले 2 महीने में वो खरीफ के हार्वेस्ट के आने के बाद और उनके पास पैसा हाथ में बढ़ेगा। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज है, चाहे उसको पेंटअप कहे, चाहे उसको अच्छी फसल के कारण कहे, या लॉकडाउन की लिफ्टिंग के कारण कहे, जो भी कारण हो, जरूर लोगों के हाथ में पैसा है। और जितना जॉब लॉसेस, ये एट द लोअर एंड आपने थोड़ा जॉब लॉसेस देखा होगा, मगर मिडिल इनकम और हाई इनकम ब्रैकेट में, सिवाय शायद थोड़े एयरलाइन इंडस्ट्री या थोड़ी होटल इंडस्ट्री को छोड़कर, बाकी कहीं में अभी आईटी इंडस्ट्री में देखिए वापस बोनस देने की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट देने की बात कर रहे हैं। तो माहौल भी बदल गया है कि सामने ये दिख रहा है कि एक न एक दिन हम इस हादसे से बाहर निकलेंगे। तो वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की वापसी मेरे सामने दिख रही है। अब वो कितना इस महीने में दिवाली के टाइम में दिखेगा, कौन सा वैसाखी के टाइम में दिखेगा, ये सब देखने वाली बात है। पर जरूर मैं कहूंगा कि रिकवरी की ट्रेंड क्लियरली सामने दिख रही है, क्योंकि लोगों की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रही है। और वही चीज है जो आपको सर्विसेज की पीएमआई में भी देखे, 50 को पार कर गया। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अभी 13 ईयर हाई पे है। तो डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक रिवाइवल मोड में है, ये मैं साफ साफ कह सकता हूँ। कारण उसका छोड़ दीजिए, उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो किस कारण से बढ़ रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यतीश जी, एक नजरिया देखने का ये भी हो सकता है कि जो मेरे सामने आंकड़े खुले वो सितंबर तक के कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं, क्योंकि अक्टूबर के अभी बहुत जगहों पे कंसोलिडेट हुए नहीं, दिख नहीं रहे। तो सितंबर तक बहुत शानदार आंकड़े नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं पे हल्की हल्की रिकवरी आई। अक्टूबर की जो आंकड़े हैं वो अचानक से एकदम से स्पर्ट है, ये थोड़ा सा चौंकाता है कि अचानक से अक्टूबर में क्या हो गया। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 और अब नवंबर में 6 पे हम चल रहे हैं। तो 5 तक की ग्रोथ बिल्कुल फ्लैटेस्ट दिख रही है और ये 6 में आके एकदम से उठती हुई दिख रही, ये क्या है?
नीरज जी, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा जो देखने की जरूरत है, और क्योंकि आप मार्केट्स पे भी पैनी नजर रखते हैं, वो ये है कि कैपिटल साइकिल कहाँ पे है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट खासतौर से प्राइवेट सेक्टर की कहाँ पे है। वो सबसे बेहतर इंडिकेटर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या सोच रहा है एक्सपेंशन के बारे में, रिवाइवल के बारे में और ग्रोथ के बारे में। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, क्योंकि ग्रोथ आपकी हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ हम कंपेयर कर रहे हैं महीने से महीने या क्वार्टर से क्वार्टर या पिछले साल से। लेकिन अगर कैपेसिटी है तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी का, या इकोनॉमी जो पिछले साल थी वही अब है। 23% जीडीपी गिरने के बाद बिल्कुल लाजमी है कि वो रिकवरी होगी। हम रिकवरी के पीरियड से जा रहे हैं और ये रिकवरी का जो अनुमान है ये अगले 6 से 9 महीने का है। उसके बाद हम उस स्थिति में आते हैं कि हमारी इकोनॉमी उसी स्थिति पे होगी जो वो 2018 में और 2017 में थी। वहां पे जो कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन था, वहां पे पहुंचेगी। फिर कैपिटल साइकिल इन्वेस्टमेंट शुरू होगी और फिर जो असल ग्रोथ होनी है एक्सपेंशन की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो होनी है। और इसका आप एक क्लियर एग्जांपल देख सकते हैं कि सरकार क्यों मेहनत कर रही है या क्यों जोर लगा रही है स्टिमुलस में, क्यों जोर लगा रही है कि स्टेट एक्सपेंडिचर कर सके। क्योंकि सरकार ये जानती है कि तब तक कि एक्सपेंडिचर नहीं होगा स्टेट का, तब तक इकोनॉमी का एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा और एक्सपेंशन नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा पिछले 6 महीने में कम से कम एनएसई की 100 से 125 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अपना कर्ज कम किया है, यानी कि वो डीलिवरेज हुई है। इक्विटी एक्सपेंशन किया है और कर्ज कम किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि अगले 1 साल में उनको कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट की या वर्किंग कैपिटल की या कैपिटल नई फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं है। तो ये आपको आंकड़े दिखाते हैं कि कॉर्पोरेट क्या सोच रहे हैं। इसीलिए सरकार में, और आप जानते हैं प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं बाहर के सोवरेन फंड्स वगैरह से कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आए, जैसे कि चक्का इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से घूमना शुरू हो और स्टेट्स की बोरिंग बढ़ाई जाए, जैसे कि स्टेट इन्वेस्ट करें और स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों की इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, उसको कवर करें। ये तरीका है रिवाइव करने का। तो अभी हम मतलब ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से वो जो ग्रीन शूट्स हैं वो पेड़ बन गई हैं या वो वृक्ष बन गई हैं। जी, अभी समय लगेगा नीरज जी इसमें। नहीं, बहुत समय का अनुमान किसी का भी लगाना मुश्किल है इस समय। जी, यतीश जी, बड़ी तार्किक व्याख्या है। गोपाल जी, ग्रीन शूट्स दर्शकों को मेरे पता कि मतलब अंकुरित दिखने लगते ना कि आप ठीक है, निकल आया पौधा, बड़ा होगा। जिसे एक ऑर्बिट के अंदर जो कामकाज रुक गया था वो अब खुल गए हैं, तो वो उसी विद इन ऑर्बिट वो सब कुछ आपको दिख रहा है जैसा जी यतीश जी का, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल रहा है। मैं एक आंकड़े सामने आपके रखता हूँ। आंकड़े इसलिए रख रहा हूँ बार बार, दर्शकों को कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पेट्रोल की बिक्री 8.6% मंथ ऑन मंथ बढ़ी है और 4% साल दर साल, और डीजल की बिक्री अक्टूबर महीने में 27.5% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ और 6.5% साल दर साल। अब इस आंकड़े को मैं डिकोड करता हूं। देखिए, डीजल की बिक्री अक्टूबर से पहले बहुत बुरी कंडीशन में थी, इवन डिग्रोथ तक हुई है सितंबर तक, उसके बाद से इसमें अचानक से बढ़त आई। सामान्य तौर पे, पारंपरिक तौर पे जो जुलाई अगस्त के महीने होते हैं घनघोर बारिश वाले, वहां पे डीजल कंजम्पशन अपने आप गिर जाता है क्योंकि मूवमेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन उसका होता नहीं है। अब अक्टूबर में आके वो अचानक से बढ़ा और बहुत सारी कंपनियां, ओएमसी से मैंने बात की, वो भी कह रहे हैं कि जो ग्रोथ आपको अभी दिख रही है 8-9% की, शायद ये आगे सस्टेन नहीं करेगी क्योंकि उतनी अच्छी डिमांड दिख नहीं रही है। ये एक चैलेंज हो सकता है। तो गोपाल जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि अभी जो हमको ये नंबर्स में स्पर्ट दिख रहा है, नंबर्स में अचानक से बड़े बड़े आंकड़े दिख रहे हैं, ये विद इन ऑर्बिट है कि चूंकि बंद था तो एकदम से निकला, तो आप 1 महीने में प्री कोविड ले आइए या धीरे धीरे करके प्री कोविड ले आइए या उससे थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर ले आइए,
लेकिन ये एक चुनौती है। और जो बात कैपिटल इन्वेस्टमेंट की या इन्वेस्टमेंट कंपनियां अभी कर नहीं रही हैं, ये एक बड़ा चैलेंज बना रहेगा सर। गोपाल जी। नहीं, देखिए ये बात ठीक है कि ये इंडिकेटर्स हैं और आगे सस्टेन होगा कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी ने कॉशियस रिमार्क दिया है कि वी विल वेट एंड वॉच कि आने वाले समय में नवंबर महीने में क्या परफॉर्मेंस होती है। वो कॉशियस एक अलग है, लेकिन मैं एक दो बातें आपके सामने जरूर दर्शकों के साथ रखना चाहता हूं कि 470 कंपनीज का सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट पोस्ट प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है। वह अपने आप में एक चीज दिखाता है कि मूवमेंट एक राइट डायरेक्शन में है। दूसरा, आप ये देखिए कि जो जीएसटी कलेक्शन जो 1 लाख से ऊपर है, अगर पिछले साल के 1,05,000 करोड़ का है, 2019 का जब कोविड नहीं था उससे 10% इंक्रीज्ड है। तो केवल 1-2 आंकड़े की बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की भी बात है। आप बैंकिंग सेक्टर के देख लीजिए, प्रॉफिट सारे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमें देखनी चाहिए कि सरकार ने क्या कहा है। सरकार का कंसर्टेड एफर्ट है कि इकोनॉमी का रिवाइवल हो। अभी तो आप देखो बहुत मेगा रिफॉर्म्स हमने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है इस कोविड की क्राइसिस को, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किया है। लेबर 30-30, 40-40 साल से ये पेंडिंग पड़े हुए थे, डिमांड थे, लेबर सेक्टर में रिफॉर्म किया। आने वाले समय में हमारी सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी, लॉजिस्टिकल पॉलिसी और ई कॉमर्स पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन सब पे भी काम कर रही है। और आप अल्टीमेटली डिफेंस को सेक्टर को हमने खोल दिया है। तो इन सब का एक सेंटिमेंटल इफेक्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा बड़ा फोकस है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये रिफॉर्म्स तो अभी उनका इम्पैक्ट आया ही नहीं है, ये तो टाइम लैग से आएगा। तो सरकार ने यह भी कहा है कि जिस जिस सेक्टर में फिस्कल स्टिमुलस या सपोर्ट की जरूरत है वो भी करेंगे। तो सरकार पूरी तरह जागरूकता से काम कर रही है। तो हम इतना कह रहे हैं इन सारी चीजों में कि हमारे जो एफर्ट है वह एक तो राइट डायरेक्शन में है, इस चीज को हम कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, इस चीज को हम इसके साथ कहना चाहते हैं। और जो अल्टीमेटली मैं CII, एसोचैम, PhD और इफिकीस के लोगों से भी इंटरेक्ट करता रहता हूं, उनका कॉन्फिडेंस इस बात में बढ़ रहा है कि सरकार अब पूरी तरह से इकोनॉमी की रिवाइवल पे लगी हुई है, वो रिफॉर्म्स को लेके चल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा गोपाल जी और बस 10 सेकेंड और मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली ग्लोबल इन्वेस्टर जब 45% फॉल इन FDI ग्लोबल FDI में हुआ है, हमारे यहाँ FDI बढ़ी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $560 बिलियन, तो ग्लोबल इन्वेस्टर का भी एक कॉन्फिडेंस हमारी इकोनॉमी में। गोपाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अनाउंसमेंट अच्छे हैं और रिफॉर्म्स की तरफ सरकार ने बहुत ऐलान किए हैं, लेकिन आप देखिए इस पूरे वित्त वर्ष का एक भी डाइवेस्टमेंट प्रोसेस आप पूरा नहीं कर पा रहे। मार्केट ने कई बार हाई और लो देख लिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में सब दिक्कत है। BPCL का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, टाइमलाइन पे हो ही नहीं पा रहा वो। देखिए, जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, ये एक उदाहरण है सर, केवल ऐसी बहुत सारी चीजें जो जमीन पर नहीं उतर रही हैं। नहीं, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट को छोड़ के, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीके से केवल सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मार्केट में एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की बात, IPO और पब्लिक ऑफर या कुछ भी करना है, डिसइन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए। उसमें अभी टारगेट, उसमें मैं आपकी एग्री करता हूं कि उसमें अभी सरकार को और फोकस करना है। बट अदर देन दैट, जहां पे आप ये देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए भी सरकार इतना पॉजिटिवली अप्रोच लेके चल रही है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, जबकि मैं उसको बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, फिर भी पहली बार बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है पॉजिटिव है। उसका कारण यह है कि हमने डोमेस्टिक। नहीं गोपाल जी, मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूंगा। देखिए, ये आंकड़े जो है ना, कई बार सच्ची गवाही नहीं देते। आपने अभी जो कंपनियों के नतीजों की बात की, इस समय आप बैंकों के रिजल्ट देखिए, क्या धुआंधार आते हैं, देखने लगता है वाह क्या नतीजे आए हैं। वो NPA नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं आपको। अभी 3 महीने बाद देखिएगा, जब ये मोरेटोरियम का झंझट खत्म होगा, तब सबके नतीजे सब सच सामने आ जाएगा। तो आंकड़े कई बार वो सच पिक्चर नहीं रखते सामने जो हकीकत है इस समय की। डिमांड से लेके चलते हैं, एक इशू जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे डिमांड पुश करना है, उसके लिए स्टिमुलस की बहुत बार बात हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं एक्चुअली। तो डिमांड है नहीं,
पैंडेमिक की वजह से पहले से दिक्कत चल रही थी, 2019 से डिमांड हल्की हल्की कम होने लगी थी और ये बीच में आई तो एक इसको कह सकते हैं एक नॉइस थी ये बीच में, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे नहीं है सर, इसीलिए कोई एसेट नहीं लेना चाहता, इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, उसको एसेट क्यों लेना है? कंपनियां जो भी अपनी है अभी भी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रही, तो क्यों कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा कोई? नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो एक टाइम लैग से आएगा, वो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है, उसी के लिए सरकार जो NIPF जो फंड भी बनाया और NIP पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 7000 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यह एक्चुअली क्या है कि सरकार क्या सही दिशा में काम, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है ये तो हम डिनाई कर ही नहीं रहे, इकोनॉमी में कोविड के कारण प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को समझते हुए सरकार क्या राइट डायरेक्शन में कदम ले रही है और वो कदम सही दिशा में है, और उन कदम जो सरकार के कदम है उनको उनका इम्पैक्ट आ रहा है क्या, यह इतना इंडिकेटर करंट लेवल पे है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ देखिए ना, एग्रीकल्चर सेक्टर जहां 60% हमारी जनसंख्या डिपेंड, गोपाल जी वही तो एक फेस सेविंग थी पूरी जीडीपी के आंकड़े में, सिर्फ एक फेस सेविंग यही थी कि एग्रीकल्चर वो इसलिए हो पाई ना, देखिए सर एग्रीकल्चर इसलिए अच्छी हो पाई कि इंद्र भगवान की कृपा थी और लोग घरों में कैद थे, खेती की सिवा क्या करते हो, प्रैक्टिकली समझिए ना उसको। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, आप देखो PMI डेटा पॉजिटिव है, कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स पॉजिटिव है, FDI पॉजिटिव है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पॉजिटिव है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ पॉजिटिव है। अगर सब अच्छा है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम तो ही है? ये मैं वही कह रहा हूँ कि सर आंकड़े कई बार उस सच को नहीं दिखाते जो हमको वास्तव में देखना चाहिए ग्राउंड पे। मैं कह रहा हूँ ना, डिमांड आपकी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और उसको हमको टैकल करना पड़ेगा। दिशा सही है, इसमें कोई शक नहीं, किसी को शक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किसी को शक नहीं है कि अगर मुझे परीक्षा पास करनी है और मैंने आज से किताब पढ़नी शुरू कर दी तो दिशा मेरी सही है, जो हो सकती है और होने के लिए जरूरी है। एक तो नीरज जी, इसमें आप समझ रहे हैं कि पिछले 6 महीने में करीब अप्रैल से आप जानते हैं कि कंपनीज ने करीब 53,000 करोड़ QIP में उठाया है और करीब 60,000 करोड़ राइट्स इश्यू में उठाया। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज ने पैसा मार्केट से नहीं उठाया, और मार्केट से पैसा आपको पता है कि लगातार IPO आ रहे हैं, कुछ IPOs मतलब लिस्ट हो रहे हैं 3 गुना 4 गुना। तो डिसइन्वेस्टमेंट ना होना का कारण ये नहीं हो सकता कि मार्केट पे एपेटाइट नहीं है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पे चल रहा है, 40,000 क्रॉस कर गया, आज भी 600-700 पॉइंट अप है, और आगे जो लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी जो आ रही है मार्केट्स में, उसका फायदा सरकार कैसे उठा सके और कैसे उठाए, ये सबसे अहम प्रश्न है सरकार के सामने, क्योंकि इसका फायदा अभी सिर्फ इक्विटी मार्केट में जा रहा है और वो एक तरह से वॉलेटाइल ट्रेड क्रिएट कर रहा है या कैरी ट्रेड क्रिएट कर रहा है। सुनील जी, अगर क्या ये डिस्कनेक्ट है? नहीं, ये बहुत अच्छे जंक्शन पे यतीश जी सवाल लेके आ गए हैं। क्या ये एक डिस्कनेक्ट है? जो जिन IPOs की आप बात करें, 8-10 IPOs, उनके अब प्राइस देखिएगा सतीश जी आप, जो 150 गुना सब्सक्राइब हुए थे और डबल ट्रिपल हो गए थे, अब इस समय देखिएगा उनके प्राइस वो कहाँ पे हैं, तो वो सरजम नहीं जाते। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्या डिस्कनेक्ट है? देखिए मार्केट का अपना एक डायनेमिक्स है, वो बैरोमीटर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ये डिस्कनेक्ट को भी दिखा रहा है कि जितनी बायंसी, जितनी जबरदस्त हरियाली है कि 600 800 पॉइंट रोज, बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट एक दिन में चलता है, ये क्या ऐसे इकोनॉमी भी चल रही है क्या? नहीं, इकोनॉमी ऐसे नहीं चल रही ना। हाँ। तभी तो ये लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी है नीरज जी। और आप सुनील सर, एक मिनट सुनील जी की राय लेते हैं। सुनील जी, हाँ देखिए ये बात ना, मेरे को आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट राइट और डाइवेस्टमेंट, ये दो अलग बात है। देखिए एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑलवेज एक डिस्काउंट में ही चलती है क्योंकि गवर्नमेंट की मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। सेकंड, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में डिविडेंड पे आउट हाई होता है क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम चाहिए होती है, तो डिविडेंड हाई पे करते हैं। पर अभी तो डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर है। तो एक PSU को अगर आप स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देते हो, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अलग होगा, क्योंकि उस आइडल एसेट, उस इनएफिशिएंट एसेट को प्राइवेट सेक्टर
अच्छा इस्तेमाल कर सकती है और वो बहुत बड़ा सक्सेस होता है। मगर अगर मैं 80% रख रहा हूं, मैं अभी 10-15% दे रहा हूं किसी को, तो गवर्नमेंट की सोच क्या है कि मेरे को इनकम चाहिए मेरी फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने के लिए। अभी मार्केट आके इसको ये क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट भी क्यों डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो मर्चेंट बैंकर से पहले ही बात करती है और उनका जो एक मन में एक आंकड़ा होता है कि मेरे को 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ इस डिसइन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर वो दाम फिट नहीं बैठी तो गवर्नमेंट क्यों डिसइन्वेस्टमेंट करे? क्योंकि उसको सस्ते में बेचने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। तो ये होगा जब मार्केट की प्राइस जो मर्चेंट बैंकर्स डिसाइड करते हैं कि इस शेयर को इस प्राइस पे आप बेचिए ताकि आपका जो रोकड़ा आपको चाहिए वो हाथ में आ सके, तब करेगी गवर्नमेंट। और ये अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बूस्टिंग द डिमांड इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये खाली गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट की सिचुएशन है और ये गवर्नमेंट को जबरदस्त करना होगा कब? जब स्टिमुलस देने की वक्त आ गई, क्योंकि स्टिमुलस के लिए पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। जीएसटी कलेक्शन अभी 1 लाख करोड़ पहुंचे हैं मगर ओवरऑल फिस्कल स्थिति बहुत खराब है ना। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तभी वो स्टिमुलस दे पाएंगे। इसलिए अभी तक बातचीत हो रही है स्टिमुलस की। जैसे ही कुछ ना कुछ डिसइन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली लॉन्च होता है, बीपीसीएल हो, एयर इंडिया हो, जो भी हो, तब जब पैसे आएंगे तब गवर्नमेंट एक नया स्टिमुलस लॉन्च कर सकती है। तो ये एक फिस्कल मैनेजमेंट वाली बात है। और स्टॉक मार्केट की जो हाल है, पीएसयूज देखिए ऑलवेज एक प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत सस्ते में बिकते हैं ना, ऑलवेज, क्योंकि इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट और हाई डिविडेंड पे आउट दो नेगेटिव है इन स्टॉक्स के लिए। तो डिसइन्वेस्ट को आप अलग रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का और उसका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लेकिन पैसे वहीं से आएंगे जिससे हम स्टिमुलस दे पाएंगे। आप, मैं कह रहा हूँ ऑयल कंपनीज को देखिए। गोपाल जी बहुत 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक लेना है। एचपीसीएल जैसी कंपनी जो 250 रुपए में बाईबैक लेके आ रही है, वो खुद मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। $2 बिलियन तो उसका ब्रांड है केवल, और कंपनी 38,000 करोड़ की। आप सोचिए कितना मिसमैच है सर। गोपाल जी 30 सेकंड है सर, ब्रेक लेना मुझे, बोलिए। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। और जो सरकार या डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं उसमें वैल्यूएशन एक इमोशनल इश्यू ज्यादा हो जाता है। मेरे को लगता है अभी 30 सेकंड में मैं इतना कहूंगा, अगर नहीं तो बाकी चीजें एक्सप्लेन आप बाद में चाहेंगे तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट से भी काफी जुड़ा रहा हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली इंटेंशन, गवर्नमेंट की इंटेंशन पे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता, मार्केट की लिक्विडिटी पे भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसकी राइट वैल्यूएशन वाली बात है, उसके ऊपर डेमोक्रेसी और करंट सेटअप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब बिल्कुल सही, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। जाते जाते खाली एक आंकड़ा देता हूं आपको। जब ये बुक वैल्यू की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 207 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 281 रुपए इसकी बुक वैल्यू है। ये हाल है सर मैनेजमेंट। आप तो सर बैंक से बहुत अच्छे से जुड़े हुए भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आवाज़ अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है इकोनॉमी की, क्या हालत है, कैसे कहाँ पे जो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, जो रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, जो सुधार के संकेत दिख रहे हैं, वो कितने टिकाऊ हैं, इस पे चर्चा हो रही है। ब्रेक से ठीक पहले बातचीत हो रही थी डाइवेस्टमेंट की, आप उससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक छोटा सवाल गोपाल जी डाइवेस्ट पे आपसे बनता। आप मार्केट की वैल्यूएशन की और डिमांड की बात कर रहे थे। मार्केट सर हाइस पे खड़ा है, डिमांड इतनी है कि कोई भी एक IPO आता देखिए 150 गुना तक भरता है। तो सरकारी कंपनी क्यों नहीं बिक पाएगी सर? आप लाइए तो मार्केट में ठीक से। नहीं देखिए, आप एयर इंडिया को कब से बेचना सर? एयर इंडिया तो मतलब मुझे लगता है कि उसको डाइवेस्टमेंट की लिस्ट से सर बाहर कर दीजिए। उसमें उसको कोई क्यों लेगा सर? बताइए आप मुझे, आप आज दिल पे हाथ रख के आप बताइए, एयर इंडिया कोई क्यों लेगा? नहीं तो ये देश को भी समझना पड़ेगा ना, BSNL और MTNL को भी क्यों लेगा सर? हाँ, इसलिए मैं बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया। BSNL और MTNL को कोई क्यों लेगा सर? तो फिर जिसको आपने 4G तक नहीं दिया सर, वो उसको कोई क्यों लेगा? MTNL के खाली प्रॉपर्टी बची है दिल्ली मुंबई में, तो रियल एस्टेट के लिए कोई ले सकता है? नहीं देखिए, यही तो बात है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक भाई BPCL आपकी इतनी बढ़िया कंपनी है, भारत की वन ऑफ द बेस्ट OMC है, आप उसको क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? नहीं देखिए, इसका मैं नीरज जी सही बात बताऊं आपके सामने, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्कशन इकोनॉमी पे होता ही नहीं है। हाँ, जो लोग समझते नहीं है वो उसको डिस्कशन करते हैं। अब कई के लोग कहते हैं हिंदुस्तान जिंक को आपने क्यों इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो लॉस मेकिंग कई सालों से चल रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट किया,
तो उसके साथ आज उसका प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। तो उसका कारण ये है कि सरकार को जब ये ऐसे पॉलिसी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वैल्यूएशन बेस्ड में तो अगर सरकार केवल यही लोग कहेंगे कि सरकार केवल खराब कंपनियां बेच दें, अच्छी को ना बेचे, तो फिर खराब को क्यों कौन खरीद लेगा। तो इसलिए इसकी एक सेंटिमेंटल चीजों को भी सरकार पूरी तरह समझ रही है। उस चीजों की एक मुझे लगता है कि इसमें आप जैसे चैनल और आप जैसे जो एंकर्स हैं वो ज्यादा बड़ा रोल क्रिएट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट को केवल आपने अभी एसबीआई का दिया तो वो 281 रुपए तो तब मिलेगी ना जब एसबीआई लिक्विडेशन में जाएगा। आज की डेट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी मैनेजमेंट, उसके कई फैक्टर्स हैं, उसमें एनपीए है जो कि बैलेंस शीट में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे उसके मार्केट प्राइस में। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। सरकार बिल्कुल फोकस है इसीलिए। गोपाल जी देखिए, ये बिल्कुल क्लियर शीशे की तरह एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लॉस मेकिंग कंपनी जो एकदम कंडम हो चुकी है उसको कोई प्राइवेट आदमी क्यों लेगा? उदाहरण के लिए एमटीएनएल को कोई क्यों लेगा? वो रियल एस्टेट के तौर पे ले सकता है। अब आप उसी के कॉन्ट्रेरी बीपीसीएल की जो सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसको तो कोई लेगा ना, लेकिन वो भी नहीं बेच पा रहे हैं आप। नहीं तो कमी फिर कहाँ है? बाहर में थोड़ी कमी है सर। सारी तो वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। तो वैल्यूएशन करिए ना सर, आप मार्केट वैल्यूएशन देगा, आप ढंग से करिए उसको। और दूसरी मार्केट यहीं तो आके गाड़ी अटक जाती है जी यतीश जी बताइए। लेकिन वैल्यूएशन पे बात इसलिए रुक जाती है क्योंकि जो गोपाल जी कह रहे हैं और समझा रही हैं वो ये है कि जब आप किसी भी अच्छी कंपनी को बेचते हैं और उसका आपको कोई भी दाम मिले, चाहे अच्छा मिले चाहे ना अच्छा मिले, उसकी क्रिटिसिज्म इतनी होती है कि आपने घर के गहने बेच दिए। लेकिन इसलिए उसको कंपेयर किया जाता है कि आपने अच्छी कंपनी तो बेच दी औने पौने दाम पे और बुरी कंपनी आप नहीं बेच पाए। तो ये जो डिबेट है ये पॉलिटिकल हो जाता है। इसको इकोनॉमिकल डिबेट बनाने के लिए वैल्यूएशन की आप जब भी बेचेंगे तो सामने वाले आदमी को तो ये कहने का मौका मिलेगा ही कि आपने सस्ता बेच दिया, लेकिन बेचने का डिसीजन तो सरकार का होगा ही, और जल्द इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए जो अभी तक 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज आया है उसके तहत आपको अभी नया स्टिमुलस पैकेज तुरंत लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो बड़ा तबका है जिसमें आप अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को देख लें जो 84% है, या आप देख लें सर्विसेज सेक्टर को जो आपकी इकोनॉमी का 55 से 60% है कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम से वो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट है। तो उसको अभी आपने कोई स्टिमुलस नहीं दिया है, तो उसको स्टिमुलस किस तरीके से देंगे? आप उसको जमीन नहीं दे सकते, आप उसको इंटरेस्ट आप उसको लोन नहीं देते क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में कोई एसेट नहीं होती जिसके अगेंस्ट आप कोलैटरल रख के बोरो कर सके। तो आप उसको कैसे स्टिमुलस देंगे? आप उसको स्टिमुलस देते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव्स में, या तो टैक्सेशन में देंगे या फिर आप उसके एम्प्लॉयमेंट पे देंगे कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई तो हम आपको पर एम्प्लॉय इतना पैसा देंगे, या हम आपको, तो इस तरह के स्टिमुलस के लिए सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कमा के नहीं, टैक्सेशन से थ्रू नहीं। तो जब वो करेंगे वो, और उसका समय आ गया नीरज जी, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर को अब इमीडिएटली एक स्टिमुलस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हॉस्पिटैलिटी को, एंटरटेनमेंट को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, एयरलाइंस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, आपको पता है स्कूल्स को, कॉलेजेस को आज की तारीख में इतना मुश्किल हो रही है फीस कलेक्ट करने में, उनके सर्वाइवल पे इशू है। कम से कम तो नहीं, बजट प्राइवेट स्कूल्स में अक्रॉस द कंट्री स्कूल्स बंद हो रहे हैं। अब इस सेक्टर को आप किस तरह स्टिमुलेट करेंगे? ये इंपॉर्टेंट भी है जी, और ये जी आ रहा हूं गोपाल, जा रहा हूं आपके पास। हाँ जी, तो इन सेक्टर्स को अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो तरीके हैं वो टैक्सेशन रिलेटेड नहीं है, जैसे कि स्कूल्स का है। स्कूल्स को अगर आपको स्टिमुलेट करना है क्योंकि वहां पे बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बच्चों को फीस देने या वाउचर्स देने पड़ेंगे,
जैसे कि वो अपने स्कूल की फीस दे पाए। यतीश जी इसी सवाल का जवाब लेते हैं। गोपाल जी, ये जो बार बार सवाल जो यतीश जी उठा रहे हैं, ये क्यों नहीं कर पा रहे? संकोच क्या है सरकार में, हिचक कहाँ पे है? मैं बता दूं, मैं इनकी सतीश जी की बात से पूरा वाकिफ नहीं रखता। मैं बड़ा स्ट्रांगली आपको बता रहा हूं कि सरकार दो तरीके से अभी हम सोच के काम कर रहे हैं। जो गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो मनरेगा के थ्रू या जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर हैं, या किसान में जो क्षेत्र हैं जिनको खाने पीने और उसकी समस्या है, हमारे देश में पावर्टी और ये सब बहुत समस्याएं हैं, उन सेक्शंस को तो डायरेक्ट सरकार स्टिमुलस के साथ पैसा देने के लिए तैयार कर रही है। और फिर उसके बाद रिसोर्स को एक्यूमुलेट करके, रिसोर्स को जुडिशियस यूज करके, रिसोर्स का भी कंस्ट्रेंट होता है इकोनॉमी में, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जिन इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर जैसे कहते हैं, जहां पे स्टिमुलस का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, उन सेक्टर्स को जहां पे ग्रोथ ऑटोमेटिकली कैटलाइज होगी उनको दें। और यह जो सेक्टर हैं, जैसे मान लो हॉस्पिटैलिटी है, या जो सेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं, जिनको की सरकार एक मतलब पैसा चाहिए, उनकी हालत बुरी है, तो वो तो फिर वही हो गया कि बैड मनी चेस गुड मनी चेज बैड मनी। तो उस तरह की चीजों में अभी सरकार उस चीज पे नहीं सोच रही कि जो सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं, मान लो टूरिज्म को अभी दे देंगे तो उससे स्टिमुलस देने से कोई टूरिज्म इंडस्ट्री इस वक्त चल नहीं पाएगी इस वक्त। तो इसीलिए हमने सीरीज ऑफ स्टिमुलस की बात की है कि जब जिस इकोनॉमी में, जिस सेक्टर में हमें लगेगा कि जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसको स्टिमुलस करें, जैसे फार्मा को दिया, ऑटोमोबाइल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल को कर रहे हैं, जहां जहां जिस सेक्टर्स में ग्रोथ का पोटेंशियल है आज के समय में, उस सेक्टर को इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करें और वीकर सेक्शंस को डायरेक्ट बेनिफिट से सपोर्ट करें। बीच वालों को जो उनकी समस्या है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आज की डेट में गुड मनी को वहां पे उस समय में डाल के, इस वक्त इतने रिसोर्सेज सरकार के पास अभी जनरेट नहीं हुए, वो होंगे धीरे धीरे। हमने फिस्कल एक्सपेंशन भी बहुत कर लिया, फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया, 5% से भी ऊपर का हो रहा है। डेट का सरकार का 90% से ऊपर जीडीपी का बोरोइंग हो गया है, स्टेट्स इतना बोरोइंग कर रहे हैं। तो आप यही इकोनॉमी के लिए मजबूत है, सरकार सही डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रही है, इसीलिए इकोनॉमी रिवाइवल। यतीश जी, आप सहमत हैं जो आपको जवाब दिया गया? नहीं, इसमें दो तीन चीजें हैं। मैं बात समझ गया गोपाल जी जो कह रहे हैं कि उन सेक्टर्स को नहीं छू रहे जिसमें उनको रिवाइवल के चांस नहीं लग रहे, लेकिन कुछ जो स्कीम्स हैं जिनको एक्सपैंड करने की जरूरत है, जैसे कि एक सरकार की स्कीम है स्वावलंबन स्कीम, जो स्ट्रीट वेंडर्स को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स आप जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और माइग्रेंट वर्कर्स उसको सर्विस करते हैं, और उसकी तादाद देश में 5 से 6 करोड़ लोगों की है। उसके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसपे सरकार 10,000 रुपए उनके खाते में डाल रही है, जैसे कि वो अपना धंधा दोबारा से शुरू कर सके। ये सर्विसेज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सर्विसेज सेक्टर है जिसपे सरकार ने एक स्कीम निकाली है, और ये स्कीम काफी पॉपुलर हो रही है, और ये स्कीम काफी स्टेट्स बहुत तेजी से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब किसी भी स्कीम्स की पॉपुलैरिटी और उसकी एडवांटेज हमें इससे जांचनी चाहिए कि उसमें नॉन बीजेपी स्टेट उसको कितनी जल्दी से पकड़ रही हैं। बीजेपी स्टेट तो उसको ले लेती हैं, लेकिन कांग्रेस की स्टेट उसको नहीं लेती। लेकिन इस स्कीम के अंदर दोनों तरह के सरकारों ने उस स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब इस स्कीम को जो अनऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज सेक्टर के मार्जिनल वर्कर के लिए है, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। देखिए, स्ट्रीट वेंडर से ये स्कीम जो उनको मैप कर रही है और उनके लिए एक इंसेंटिव दे रही है, इसको कैप्चर करने की जरूरत है फ्रॉम इंसेंटिव टू बोरोइंग, और इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है टू अ स्मॉल शॉपकीपर या स्मॉल बिजनेसमैन, जिसको भी मतलब 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए की जरूरत है, और उसके पास 2 से 4 या 1 से 2 कारीगर या काम करने वाले हैं, लेकिन उसका काम ठप हो गया है, उसके पास कोई कोलैटरल या एसेट्स नहीं है, तो इसलिए उसको गारंटी करने के लिए बैंक को कोई एसेट्स दिखा नहीं सकता। तो उसके लिए अगर स्मॉल
बिजनेस क्रेडिट कार्ड, जैसे कि हमने किसानों के लिए किया, हमने किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का एक स्कीम बनाई थी, और उसके बाद इसी सरकार ने अब पिछले साल पशुधन क्रेडिट कार्ड स्कीम बनाई है, जिसका पर्पस स्मॉल डेयरी ओनर को डायरेक्ट इंसेंटिव देना, डायरेक्ट बोरोइंग देना है। यही स्कीम सर्विसेज सेक्टर में स्मॉल स्केल पे होनी चाहिए। अगर हमें पहिया घुमाना है जोर से तो घुमाना है तो जी। ये मतलब मेरा जो कहना है गोपाल जी से ये नहीं है, मैं उनसे उनके बात समझ गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स का स्ट्रक्चर ही एक्सपैंड करने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग स्कीम में नए बेनिफिशियरीज को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है जी। हमारे पास। सुनील जी, डेटा जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, मोटे तौर पे आप गोपाल जी भी रुकिए थोड़ा सा, पूरे रिजल्ट को अगर आप एनालाइज करके देखें तो दो चीजें मेरे को जो हाईलाइट लगती हैं। एक, मार्जिन थोड़ा सा एक्सपेंड हुए कई सारी कंपनियों के, और रेवेन्यूज और प्रॉफिट में उछाल आया है। तो उसका लॉजिक ये दिया जा सकता है कि पैंडेमिक के बाद अचानक से आया तो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन जो मार्जिन एक्सपेंड हुआ शायद रॉ मटेरियल की कीमतें गिरी हैं इंटरनेशनली, तो उसका फायदा कंपनियों ने उठाया है। लेकिन इसका ये मतलब है क्या कि नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, Q2 बहुत शानदार जा रहा है? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। हमने काम किया है। मेरे से है ना सवाल? जी जी सुनील जी। हाँ, तो मैं आपसे सहमत हूं कि ये एक फर्स्ट चीज है कि ये QOQ इम्प्रूवमेंट है। तो YOY आपको देखना पड़ेगा कि उतना ज्यादा नहीं इम्प्रूवमेंट है जितना QOQ है, क्योंकि हम सिक्वेंशियली एक बहुत बुरे क्वार्टर से अभी गुजर के सामने आ रहे हैं। तो एक वो चीज हुई। सेकेंड, ऑयल की दाम जो पहले पिछले साल में $80 के पास थी, आज $40 के पास है। तो आधा का आधा उनका रॉ मटेरियल जो भी क्रूड रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें में, खाली पेट्रोल डीजल मत सोचिए कि पेट्रोल और डीजल के डेरिवेटिव बहुत सारे रॉ मटेरियल के अंदर घुस जाते हैं। तो ओवरऑल इसका कॉस्ट इंपैक्ट भी आया है। सेकेंड चीज, बैंक के पास अभी जो गुड क्वालिटी कंपनीज की बोरोइंग रेट एकदम से घट गई है। तो आप देख लीजिए कि आज 3 महीने का CP कमर्शियल पेपर 3% पे उठा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स ने भी फाइनेंसिंग को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, यानी जिसका अच्छा रेटिंग है, वो इस्तेमाल करके अपना इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम करा रही है। तो ये सब कुल मिला के आपको एक प्रॉफिट की बूस्ट दिखा रही है। मगर QOQ को अगले क्वार्टर से आपको देखना पड़ेगा कि YOY में कितना जंप आता है। और ये में ट्रेंड पूरा अभी जैसे कि ना 400 कंपनी की आई है, 3000 कंपनी है टोटल स्टॉक मार्केट में, तो अभी स्टडी करके ऑब्जर्व करेंगे। पर मेरे ख्याल में ये क्वार्टर में डेफिनेटली आपको QOQ सभी कंपनी में इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, क्योंकि पूरे लॉकडाउन की स्थिति से आज एक सुधर हुआ स्थिति आया है ना, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। अभी इक्विटी मार्केट के लिए क्या सोच है कि ये इंप्रूवमेंट तो फैक्टर्ड इन है, पर क्या वो सस्टेनेबल है? क्या वो कंपनी की जो गाइडेंस देते हैं, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि कंपनी कह रही है कि मेरी ऑर्डर बुक सामने अच्छी दिख रही है, मेरे को डिमांड बढ़ते हुए दिख रहा है। ये कमेंटरी जो आता है ना, उससे मार्केट नया डायरेक्शन लेगी। और मेरे ख्याल में अगला क्वार्टर, क्योंकि ये फसल वाला क्वार्टर है खरीफ का, राइट, डेफिनेटली इससे आंकड़े सभी कंपनी की बेटर दिखेगी। और शायद मेरा मानना है कि जनवरी फरवरी मार्च में 23% नेगेटिव GDP ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में जो दिखा था, वो एक्चुअली पॉजिटिव GDP ग्रोथ में बदल सकती है जनवरी फरवरी मार्च में। तो ये उम्मीद भी मार्केट के अंदर बिल्ड हो रही है। तो मार्केट की जो राइज आप देख रहे हैं आज भी 700 पॉइंट, ये सामने वाले इक्विटी मार्केट को कहते हैं ये लीड इंडिकेटर है, यानी इकोनॉमिक रिकवरी बाद में आएगी, मार्केट पहले उसको समझ के स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा देगी। तो वो स्थिति में अभी चल रहे हैं कि थोड़ा मार्केट आने वाले दिन को, अच्छे दिन को प्रेडिक्ट करते हुए आज ही बढ़ा रहा है द शेयर प्राइसेस को। Q4 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि Q3 भी जो पूरा है वो किसी न किसी इवेंट से लवरेज है। तो ये जो Q3 जाएगा, इसके आंकड़े भी बहुत, मतलब एक न्यूट्रल क्वार्टर होना चाहिए, जो हमारे ख्याल में चौथा क्वार्टर होगा, जनवरी से मार्च वाला, जहां पे कोई फेस्टिविटी वैसी नहीं है, कोई अलग से कोई डिमांड पुश का कारण नहीं है। तो समझ में आ गया कि एक्चुअल में हम कहाँ किस धरातल पे खड़े हैं। अभी तो कोई पेंटअप डिमांड कह देगा, कोई कहेगा दिवाली की डिमांड थी, कोई कहेगा वो ऑनलाइन की सेल लगी थी डिस्काउंट वाली, इसकी वजह से था। तो खैर हम लोग Q4 तक देखेंगे। लेकिन एक बात जो भी आपने सुनील जी कही ना, मेरे पास सामने आंकड़ा, सितंबर महीने में, सितंबर 20 में लार्ज इंडस्ट्री का जो क्रेडिट है वो 0.6% नेगेटिव है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो ये लगातार दिसंबर से, मेरे पास आंकड़े दिसंबर 19 से ले लीजिए आप, कंटिन्यूसली बढ़ा था। उसके बाद जुलाई अगस्त धीरे धीरे नीचे गया और 0.6 नेगेटिव है। तो सचमुच में पैसा लोग नहीं ले रहे हैं सर, ये एक चिंता की बात होनी चाहिए। हालांकि इसके कॉन्ट्रेरी
एसएमई की जो फंडिंग है उसमें ग्रोथ आई है, वो एक्स्ट्रा पुश जो दिया है सरकार ने, तो वहां से फायदा हो सकता है। गोपाल जी, एक सवाल अलग से और आपके लिए रखते हैं, रेलवे की इंटरेस्ट रेट में एक बात कहूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। नहीं देखिए, आज अभी नोटिफिकेशन आया, कोटक बैंक ने 20 साल का हाउसिंग लोन का रेट 6.75 में गिरा दिया अभी। ओहो, गुड। सोच लीजिए, अब 20 साल वाला लोन आपको ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए, नहीं उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, मगर 6.75% इंटरेस्ट रेट, तो देखिए कोई डिमांड नहीं है पैसे के लिए, इसलिए वो घटा रहे हैं ना रेट। एग्जैक्टली सर, ये गोपाल जी ये बात समझने वाली, यही से कह रहा हूँ, डिमांड पुश नहीं है। 6.25 सर फिक्स में दिलाइए ना तो तरह फटफट निकल जाएगा। ये आप फ्लोटिंग से इसको फिक्स करा दीजिए कि 7.25% फिक्स पे होम लोन। देखिए अभी कैसे लाइन लगा के लोग लेते हैं, क्योंकि वो बैंक वाले भी ना, अभी एसबीआई से मेरा अपना खुद का लोन एक्सपीरियंस अभी नेशनल टीवी पे नहीं शेयर करता हूँ, कितनी बार तो मैं पैसे जाके कम कराता हूँ कि यार इसको कम करो, वो हर बार पैसे चार्ज कर लेते हैं, अभी फिर कह रहे हैं और दो तो और कम करेंगे आपका। तो ये जो बैंकों की जगलरी है, मुझे लगता है इसको थोड़ा देखना चाहिए आरबीआई को भी, और ये 6.7 में फिक्स का ऑप्शन हो तो बेटर है। लेकिन चलिए ये बात, ये सीरियस नोट पे कि 7.25% पे होम लोन मिलना, ये दिखाता है कि डिमांड नहीं है गोपाल जी, ये सीरियस इशू है। दूसरा सवाल इस पे लेके आता हूँ, रेलवे का सर ऑपरेटिंग कितना रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है इस समय रेलवे का? वो तो वैसे 98% पे चलता था, बंद है इस समय। आप सोच रहे हो कितना बड़ा बोझा पाइलअप हो रहा है। देखिए इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं ही। अब आप ये जब हम नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अभी पाइपलाइन में पब्लिक डोमेन में जिसको लाके हम एक बात कर रहे हैं कि नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी में हम 40% रिडक्शन इन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे बाय 2022-24 की बात। उसका कारण क्या है कि आज हमारा लॉजिस्टिकल इंडस्ट्रीज ग्लोबल स्टैंडर्ड से उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 40% हायर है, तो हम कैसे कॉम्पिटिटिव होंगे? आपको कहीं भी अगर इकोनॉमी को सोचना है तो पुराने एक्शंस को देखना होगा। जब आपने एफटीए साइन कर दिया 2010 में, आसियान कंट्रीज से सारा इंपोर्ट खोल दिया जीरो ड्यूटीज वगैरह पे, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाया नहीं, पावर इतना महंगा, लैंड इतनी महंगी, लॉजिस्टिकल कॉस्ट इतना महंगा, तो सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस तो आपने बिल्कुल खुद ऐसे पॉलिसी डिस्ट्रॉय किया है पीछे। तो उसको जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन की बात करते हैं और फिर कोई लोग हमसे पूछते हैं कि आपने तो यदि जो एफटीए को रीवर्क करने की बात कर रहे हैं, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, तो यही महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक को समझ के हम लोग काम कर रहे हैं कि हम ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन का मैन्युफैक्चरिंग में महत्व समझ रहे हैं, लेकिन एंटी डंपिंग लॉस को और इंपोर्ट ड्यूटी को भी महत्वपूर्ण पड़ रहे हैं, और साथ में इंडस्ट्रीज को लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात कर रहे हैं। आज आप लैंड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लैंड की इतनी कॉस्ट गिर गई है, तो लैंड कॉस्ट की क्या प्रॉब्लम थी? किसी भी प्रोजेक्ट का हिंदुस्तान में 50 से 60% कॉस्ट आती है, ग्लोबली 30-35% में लैंड कॉस्ट की किसी प्रोजेक्ट में होती है, तो हम कैसे कॉम्पिटिटिव होंगे? तो हम बेसिकली चाहे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, न्यू लॉजिस्टिकल पॉलिसी के तहत, और जो एनआईपी के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने डिमांड की इतनी बात की, अगर हम 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो रोड बिल्ड करना, एयरपोर्ट बिल्ड करना, आप जगह जगह, अभी बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं, आप देखिए वहां पे हमने 15 साल में किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रोड में, ब्रिजेस में इस चीजों को किया है। तो सेक्टर कुछ इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम है, कुछ जैसे डिपार्टमेंट में भी प्रॉब्लम है। बावजूद उसके बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लोएस्ट इन द कंट्री है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है बिहार में, वो डेवलपमेंट के बावजूद वो बहुत पिछड़ा है सर, वो पर कैपिटा भी उसकी ग्रो कर रही है, लेकिन अभी भी लोएस्ट इन द कंट्री है, तो बहुत सारे पैमानों में सर बिहार नहीं है वो। नहीं तो फिर आप देखो ना सर, देखिए आपके इंटेंट या कामकाज पे सवाल नहीं है, सवाल ये है कि उसको हमें एक्सपेडाइट करना पड़ेगा सर, धीरे धीरे से बात बनेगी नहीं। अब चूंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतना इम्पिटस चाहिए। मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर जिस दिन वो पूरा खुलेगा ना,
अभी रेलवे चर्चा में इसलिए क्योंकि चल नहीं रही है। एक्सपेंस रेशियो 98 था, जो बोर्ड कह रहा था कि हम 95 तक लाने की कोशिश करेंगे। इसका सीधे शब्दों में मतलब ये है कि 98 रुपए खर्च करते हैं आप 100 रुपए कमाने के लिए, 1.5 रुपए कमाते हैं आप, और अभी तो बंद है रेलवे, 500 रुपए पहुंच गया होगा वो। नहीं तो वही, तभी तो फिर प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसमें रिन्यूअल की जरूरत है, उसके एसेट्स की मोनेटाइजेशन की जरूरत है। ऐसे सर तो करिए ना यतीश जी। मैं तो रेलवे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। आज मैं इस इशू बात भी करना चाहता था कि रेलवे का बंदी की वजह से कितना एक्सपेंस रेशियो पहुंच जाएगा। अनुमान तो यह है कि वो 103% तो वो पहुंच गया था पहली तिमाही में, अप्रैल में जून की, और अब आके बढ़ेगा ही। पर वो एक एक्सपेंडिचर है जो जिसको आप मना नहीं कर सकते, और वो एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को। उसको कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक लाइफलाइन है कंट्री की, लॉजिस्टिक लाइफलाइन भी है। देखिए फ्रेट के लिए जब लॉकडाउन हुआ था तो रेलवेज ही एक लाइफलाइन थी, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए भी और कॉर्पोरेट्स के लिए भी। तो उसका रोल एक तरह से बदल गया है। लेकिन 2-3 चीजें पे आपके तवज्जो देना चाहूंगा। एक जो आप बात कर रहे थे कि सुंदर जी कह रहे थे पहले कि डेट कम हो रहा है, तो डेट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का कम नहीं हो रहा है। आप देखिए कि इंडियन ऑयल और बीपीसीएल दोनों ने अपना डेट, इंडियन ऑयल ने 32,000 करोड़ से अपना डेट कम किया है और बीपीसीएल ने 16,000 से कम किया है, 16,000 करोड़ से। यानी कि इन दो कंपनी को भी ये नहीं लग रहा कि आगे हमें महंगे कर्ज की या कर्ज की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी आगे जाके कर्ज नहीं उठाएंगी या इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो जो कोर इन्वेस्टमेंट है जिसको हम अभी तक और ज्यादातर हम डिपेंड होते हैं पब्लिक सेक्टर या सरकार पे, उसका चक्का धीमा हो जाएगा। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कर्ज कम किया तो ठीक है, हाई कॉस्ट लोन आपने कम किया, अब उनको लो कॉस्ट लोन और ग्लोबल लो कॉस्ट लोन उठाना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट साइकिल को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और गवर्नमेंट दोनों को करना पड़ेगा। सिर्फ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं रही है। दूसरा जो एक सवाल इस तिमाही की बात कर रहे थे आप कि इसमें इस तिमाही में प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, और उस पर यह बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि इंटरेस्ट रेट्स एक अच्छी कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत कम हो गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट और रेंटल रेट्स भी बहुत भारी भरकम ड्रॉप हुए हैं। आप बीकेसी का ले लीजिए, वहां पे 30 से 40% ड्रॉप हुई है, कमर्शियल की भी और अलोंग साइड रेजिडेंशियल की भी। तो जब इतनी भारी ड्रॉप होती है तो उसका बेनिफिट वर्किंग कैपिटल पे ऑटोमेटिकली आता है जी। इंटरेस्ट रेट को जो डीलीवरेज करने की जी समय कम हो रहा है, तो मैं एक छोटी सी चीज लाना चाहता हूं, वो बहुत मौजू है इस पूरी चर्चा में, उसकी बात करना जरूरी है। गोपाल जी आपका तवज्जो चाहूंगा। नितिन गडकरी जी ने भी एक वो बहुत विख्यात वीडियो है, एक बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे एनएचएआई की, और उस समय उन्होंने वो बातें रखी हैं। वो बातें हो सकता है किसी एनएचएआई के अधिकारी को बहुत बुरी लगी हों, लेकिन वो सच है। हम लोगों को ये झेलने की, स्वीकार करने की आदत पड़ गई है कि एक एक प्रोजेक्ट 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल में बनते हैं। यानी आप अपनी लाइफ टाइम में 2 बढ़िया प्रोजेक्ट देख ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, 2012-11 में अनाउंसमेंट किया गया। सर एक मिनट रुकिएगा, और अब 2020 पे हम खड़े, अभी तक उसकी लेवलिंग नहीं हो पाई है। ऐसे ही 20 प्रोजेक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में अलग अलग राज्यों में केंद्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट, राज्यों के बहुत सारे प्रोजेक्ट। अब ये मत कहिए कि आपकी सरकार नहीं, 5 साल पहले, 1 साल पहले आप ही की थी। कहने का सेंस ये है सर कि जिस रफ्तार से, जिस एक्सपेडिशन से काम होना चाहिए, उसमें दिक्कत है, और उस दुखती रग पे गडकरी जी ने हाथ रखा है। उसको बहुत सीरियसली इस सरकार को लेना चाहिए कि जो आप इंटेंशन के साथ अच्छे अच्छे प्लान, योजना लाते हैं, वो जमीन में उतरते उतरते इतना वक्त बीत जाता है कि या तो वो कॉस्ट ओवररन होती है या वो रिडंडेंट हो जाते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुंबई में ही है। पिछली सरकार जो यहाँ पे थी, कांग्रेस की, एनसीपी की, उन्होंने एक मोनो रेल प्रोजेक्ट लगाया जिसकी शहर की जरूरत ही नहीं थी, वो एकदम रिडंडेंट हो गया, बंद हो गया, उसको प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया गया, अब मेट्रो चल गई। तो ऐसे बिना विचारे जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं देश भर में, उससे बचना चाहिए, और गडकरी जी ने जो कहा है उसको बहुत सीरियसली
लेना चाहिए। सर एकदम समय खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, बहुत अच्छी चर्चा रही। 10 सेकंड सर बोलिए, 10 सेकंड बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ ये आपने पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण किया, लेकिन इसके लिए सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जैसे एनजीटी, ये जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। ये जो उसमें दूसरे जो प्रगति के थ्रू ऐसे बहुत सारे पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पीछे 9 लाख करोड़ के अनलॉक किए थे, और प्रगति के अंदर प्रधानमंत्री खुद ध्यान दे रहे हैं कि जो भी जी सर। गोपाल जी एकदम समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा आपसे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स एक्सपेडाइट किए जाएंगे और उसको अच्छे से निगरानी भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज अड्डा में जुड़े रहने के लिए।